साइमा, मैं तुम्हारे नाम अपनी कुछ जायदाद करना चाहता हूँ। मैं दुल्हन बनी बैठी थी जब अपने दूसरे शोहर की ये बात मेरे कानों में पड़ी। मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि कासिम ये बात कर सकता है। उससे ज्यादा हैरत मुझे ये सुनकर हुई थी कि उसके पास जायदाद भी थी, मगर कौन सी। मैंने पूछा तो नहीं, अलबत्ता सवालिया आबरू उचकाया उसकी जानिब देखा। वो एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया, फिर धीरे से बोला, मैंने तुम्हें इस जायदाद के मुतल्लिक नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था शादी की पहली रात तुम्हें ये मुंह दिखाई के तौर पर दूं। यही वजह थी कि मैंने ये सब कुछ छुपाए रखा। मुझे खुशगवार सा एहसास हुआ, यानी वो मर्द जिसे मैं कंगला समझती थी वो कंगला नहीं था, बल्कि मेरी मोहब्बत में उसने खुद को मेरे सामने एकदम कंगाल जाहिर किया था। मतलब मैंने किसी गलत आदमी से मोहब्बत करके गलती नहीं की, जो किया एकदम सही किया। अच्छा हुआ मैंने अपने पहले शोहर को छोड़ दिया, वरना उसके पास सिवाय दौलत के था ही क्या। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने नम आंखों से कासिम की जानिब देखा और कहा, मुझे फख्र है कि मैं अब तुम्हारी बीवी हूँ। मुझे अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं है। तुम मेरे नाम जो कुछ करना चाहते हो बेशक ना करो, क्योंकि तुम्हारा कहना ही मेरे लिए काफी है। मैंने उसके हाथ अकीदत से थामकर कहा तो वो मुस्कुरा दिया और बोला, मैं वो मर्द नहीं हूँ जो सिर्फ बातों पर औरत को टरखा दे। मैं ये कागजात भी लाया हूँ कि तुम्हें आज ये तोहफा दूं। उसने एक फाइल मेरे सामने की तो खुशी से मेरे आंसू बह निकले। मैंने फाइल देखे बगैर एक तरफ कर दी, मगर कासिम ने उसी वक्त मेरे हाथ में बॉल पेन थमाई और कहा, अपने साइन करके मुझे वापस कर दो, वहीं इसे अलमारी में रख दो। मेरी आंखें तो खुशी के आंसुओं से बार बार धुंधला रही थीं। मैंने झट दो तीन जगहों पर साइन किए तो वो बहुत खुश हुआ और बोला, मुझे ऐसी खुशी जिंदगी में नहीं मिली। मैं शर्मिंदा हूँ, तुम्हें एक दो कमरे के छोटे से घर में ब्याह कर लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए अच्छा घर भी बनवा सकता था, मगर यही चाहता था कि जितना कुछ है वो तुम्हारे नाम कर दूं। इसी वजह से कोई कदम नहीं उठाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, ये दौलत बहुत देखी है मैंने। अब मुझे जिंदगी में मोहब्बत चाहिए जो तुम्हारी सूरत में मुझे मिल गई है। उस दिन मुझे लगा था मैं एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजारूंगी, और ऐसा ही हुआ। दो तीन हफ्ते तो उस छोटे से दो कमरे के घर में बहुत अच्छे गुजरे। फिर दो हफ्तों बाद एक रोज कासिम आया और बोला, चलो कहीं पर चलना है। मैंने हैरानी से पूछा, कहाँ जाना है, मगर वो बाजिद था कि मेरे साथ चलकर देखो, मैं तुम्हें खुद कुछ नहीं बताऊंगा। मैं मुस्कुराते हुए उसके साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आई तो वो एक बहुत बड़े और खूबसूरत घर के सामने आकर रुका। मैंने हैरानी से पूछा, यहाँ कौन रहता है, किससे मिलवाने लाए हो? वो हंसकर बोला, यहाँ अब हम रहेंगे। अब मैं तुम्हारी शान शयान घर ढूंढकर तुम्हें उसकी मालकिन बनाना चाहता हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। मैं उसका शुक्रिया अदा करती घर देखने अंदर आई तो वो बहुत खूबसूरत था। अब हम उस घर में रहने लगे। साथ ही कासिम ने मेरे लिए नौकर भी रख लिए थे। मैं तो फूले नहीं समा रही थी। हमारी शादी को एक महीना हो गया और वो मेरी जिंदगी का बेहतरीन महीना था। एक माह बाद अचानक से मुझे अपनी बेटी का फोन आया। मैंने उससे बात की तो वो रो रही थी। मैंने परेशानी से पूछा, माहम क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मेरे सामने मेरी बेटी कभी भी नहीं रोई थी, बल्कि वो तो मुझसे बात भी कम कम करती थी। उसके रोने की वजह पूछी तो वो और रोने लगी। मैंने फिर पूछा, माहम क्या बात है, मुझे बताओ, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? वो हिचकियों के साथ रोते हुए बोली, मम्मी, पापा ने मेरा वीजा कैंसिल करवा दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरा बैंक अकाउंट भी फ्रीज करवा दिया है। और आप जानती हैं अमेरिका में रहना किस कदर मुश्किल है। मैं बगैर पैसे के यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ? ये बात सुनकर मुझे बहुत ज्यादा परेशानी हुई कि मेरा साबका शौहर ऐसे कैसे कर सकता है। माहम तो उसकी बेटी थी, अगर मैंने उससे तलाक ले ली है तो माहम के साथ तो उसका ताल्लुक बहाल है ना। वो तो बेटी है और बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? मजीद माहम ज्यादा अटैच भी अपने बाप से ही है, तभी तो वो हमेशा हर लड़ाई में उसकी साइड लिया करती थी, मुझसे बहुत कम कलाम करती थी। मैंने उससे कहा कि तुम सब्र करो, कासिम आता है तो मैं उससे बात करती हूँ, मगर वो मुसलसल रोए चली जा रही थी। मैंने फिर उससे कहा कि तुम ऐसा करो, वापस आ जाओ, बाकी के मामला जब ठीक हो जाएं, तुम्हारा वीजा वगैरह लग जाए,
तब तुम वहां वापस चली जाना। उसकी अगली बात सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए। वो रोते हुए बोली, मम्मी, मेरे पास एक टाइम खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं। जब तक पैसे थे मैं लगाती रहती थी, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आप प्लीज मेरी टिकट करवा दें और मैं पाकिस्तान वापस आ जाती हूँ। मैंने कांपते हाथों से उसे तसल्ली देकर फोन रख दिया कि कुछ देर तक मैं पैसे तुम्हारे अकाउंट में भिजवा देती हूँ। उसका फोन बंद करते ही मैंने कासिम को फोन किया और कहा कि इतने पैसे महम के अकाउंट में भिजवा दो। पहले तो वो बहुत रिलैक्स था, मगर ये बात सुनते ही उसके असाब तन गए और वो बड़े तंतने से बोला कि मैं किस खुशी में उस पर पैसे लगाऊं। कहो अपने साबका शोहर और उसके बाप को। मैंने उसे जवाबन सारी बात बता दी, मगर उसके सर पर जूं भी नहीं रेंगी और बोला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो वहां पर भीख भी मांगे। उसका तुम्हारे साथ रिश्ता है, मुझसे कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। मैं हक्का बक्का थी कि क्या ये वही कासिम है जो मुझसे मोहब्बत के बुलंदो बांग दावे करता था, अब कैसे एकदम से मुकर गया। मैंने संजीदगी से पूछा, कासिम, सिर्फ एक मर्तबा इतना बता दो, क्या तुम मेरी बेटी के लिए कुछ कर सकते हो या नहीं। उसने नफी में सर हिलाकर कहा, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। बहुत अमीर है ना उसका बाप, उससे जाकर पूछो, वो जो भी करना चाहे कर दे, मुझसे उम्मीद ना रखो। मैंने कहा, ठीक है, मैं भी कोई ऐसी गिरी पड़ी नहीं हूँ, कर लूंगी जो कर सकती हूँ। इतना बोलकर मैंने वहां से जाना चाहा तो कासिम ने कहका लगाकर पूछा, तुम क्या करोगी। मैंने कहा कि इतनी जायदाद है मेरे पास, जिसका थोड़ा सा भी हिस्सा बेच दूं तो अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। वो तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर बोला, कौन सी बच्ची, जिसने तुम्हारी दूसरी शादी पर फोन करके सिर्फ इतना कहा था कि मुझे दोबारा अपनी बेटी समझने की कोशिश भी ना करना, और तुम मेरे कंधे पर सर रखे धाड़े मार मार कर रोई थी। मैंने कहा, जो भी कहो तुम, मगर जब तुमने इनकार कर दिया है तो मैं कुछ मर्जी करूं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने अपने कंधे उचकाए और वहां से चला गया। मैं भी गुस्से में तिल मिलाती हुई अंदर कमरे में आ गई और अपने वकील को फोन मिलाया। फोन मिलाने पर पता चला कुछ रोज पहले उसका इंतकाल हो गया है। बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर, मगर खैर, ये कौन सा दुनिया का आखिरी वकील था। मैंने एक और से राब्ता किया और अपनी जमीन के कागजात उसे व्हाट्सएप कर दिए कि मैं ये जमीन बेचना चाहती हूँ, मुझे कोई अच्छा प्रॉपर्टी डीलर ढूंढ दे और सारी कार्रवाई कर ले। रात तक मुझे उसकी रकम मिल जानी चाहिए। थोड़ी देर बाद वकील का फोन आया तो उसने कहा, मैडम, ये जमीन तो किसी कासिम जाफिर के नाम है, आपके नाम नहीं है। मैंने कहा, वकील साहब, वो मेरा दूसरा शोहर है, लेकिन जमीन तो मेरे नाम ही है, आप दोबारा देखें। तो उसने बताया कि फलां तारीख को ये जमीन आपने ही कासिम जाफिर के नाम मुंतकिल की थी। मेरा तो दिमाग साए साए करने लगा। जब मैंने उस तारीख को जहन में दोहराया तो याद आया कि ये तो मेरी दूसरी शादी का दिन था और पहली रात ही कासिम ने एक फाइल मेरे आगे कर दी थी कि उस पर साइन कर दो। मैंने वजह पूछी तो उसने बताया, मेरे नाम कुछ जायदाद थी जो मैं अब तुम्हारे नाम कर रहा हूँ, और उससे पहले कासिम ने उस जायदाद के मुतल्लिक मेरे सामने कभी भी जिक्र नहीं किया था। यानी उसने मुझे धोखा दिया था और मेरे गिर्द घेरा तंग करके उसने वो जायदाद जो मेरे हिस्से पर थी अपने नाम बड़ी होशियारी से करवा ली थी। मेरा दिल चाह रहा था अपने बाल नोचूं। किसी से मोहब्बत में इस कदर भी क्या अंधा होना कि वो आपको ही कंगला कर दे। मैं भागकर बाहर कमरे से निकली तो देखा वो लाउंज में बैठा मैच देख रहा था। मैंने जाकर टीवी बंद किया और पूछा, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ? जब मैंने तुमसे शादी कर ली थी तो फिर क्यों किया? वो हैरत से बोला, क्या कर दिया मैंने? मैंने उसकी डिठाई पर ताव खाते हुए कहा कि मेरी जायदाद अपने हिस्से करवा ली और अब पूछ रहे हो मैंने क्या कर दिया? मैं तुम्हारे साथ भी आई गई थी, हो सकता था मैं खुद ही वो सब तुम्हारे नाम कर देती, मगर तुमने मुझे धोखा दिया है। वो हंसकर बोला, बस तुमने भी तो करनी थी तो मैंने खुद कर ली। मैंने उसके हाथ से रिमोट छीनकर दीवार में दे मारा, जिसे देखकर वो एकदम से उठा और मुझे पीटना शुरू कर दिया। अपनी औकात में रहो, ज्यादा मत बढ़ो। तुम जैसी बदकिरदार औरत को अपनी बीवी बनाया है तो बीवी बनकर रहो, ज्यादा सर पर चढ़कर मत नाचो। मैंने गम गुस्से की कैफियत में पूछा, कहाँ से बदकिरदार हूँ, बताओ। तुमसे शादी कर ली, इस वजह से बदनाम करते फिर रहे हो मुझे। वो भी ढिठाई से बोला, जो औरत किसी और के निकाह में रहते हुए मेरे साथ मोहब्बत की पींघे बढ़ाए वो बदकिरदार ही हुई ना। ये शराफत का मेडल गले में डालो उसके और यहाँ से जाओ, अपनी बेटी को खुद संभालो। बल्कि खबरदार, जो उससे कोई ताल्लुक रखा तो मैं तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा उसके मामले में बोलने की।
मैं हक्का बक्का कासिम को देखती रह गई और वो वहां से चला गया। मैं वही सोफे पर ढह गई। यानी वो सारी जायदाद जो वली वक्तन फवक्तन मेरे नाम करता रहता था, आज मेरे हाथों से रेत की तरह बह निकली थी। मैंने जल्दी से जाकर अपने जेवर वगैरह को देखा, मगर वो भी अफसोस के साथ पहले ही कासिम को दे चुकी थी। लॉकर में रखवा दे। मुझे शदीद रोना आ रहा था। उधर माहम न जाने किस आजाब में बैठी होगी। मेरी नजर हाथ में मौजूद दोनों अंगूठियों पर पड़ी तो उसी वक्त जाकर मैंने वो अंगूठियां बेची और माहम को वापस आने के पैसे भिजवा दिए। ये भी डर था कि कासिम मुझसे सवाल न करे मैंने उसकी मदद क्यों की। खैर काफी भाग दौड़ के बाद 2 दिन बाद की फ्लाइट मिली थी। बाकी पैसों से उसने अपना 2 दिन का इंतजाम कर लिया था। 2 दिन बाद वो आई तो कासिम किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। सो ये अच्छा मौका था। मैंने उसे एयरपोर्ट से जाकर लिया तो वो मेरे गले लगकर रोते हुए मुझसे बार बार माफिया मांग रही थी कि मम्मी सिर्फ आपसे बदला लेने के लिए पापा ने मेरी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। हालांकि मैंने हमेशा उनका साथ दिया है। जब मैंने पापा से पूछा वो ये सब क्यों कर रहे हैं तो उन्होंने बड़ी सफाकी से कहा कि तुम भी वही कुछ करोगी एक दिन जो तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया था। तो बेहतर नहीं मैं अभी ही तुमसे वो सब कुछ छीन लूं जिसका दुख मुझे तुम्हारे जाने से होगा। मैंने उसे दिलासा दिया, फिर अपने साथ गाड़ी में बिठाया तो उसने पूछा मम्मी क्या आप मुझे अपने घर लेकर जा रही हैं। मैं सोच में पड़ गई कि इस बच्ची को अब क्या कहूँ। मैंने कहा मेरी जान तुम अभी अपने पापा की तरफ जाओ, वो तुम्हें देखेंगे तो मान जाएंगे, बस वक्ती गुस्सा होगा। मैं तुम्हें अपने घर बाद में लेकर जाऊंगी। वो सीधी सादी सी बच्ची थी। उसने ज्यादा बहस नहीं की। मैंने उसे वली के घर के बाहर उतारा और वहां से चली आई। अभी मुझे वहां से गए हुए कुछ ही देर हुई होगी जब मुझे माहम का फोन आने लगा। मैंने कई मर्तबा उसका फोन काटा क्योंकि मैं जानती थी वो यही कहेगी वली उसे कबूल नहीं कर रहा तो मैं उसे वापस अपने पास ले जाऊं। मगर बार बार फोन काटने पर भी उसका फोन आना बंद नहीं हुआ तो मैंने तंग आकर उठा लिया और जैसे ही बोली माहम अभी मैं मसरूफ हूँ बाद में बात करती हूँ। मेरा फोन स्पीकर पर था। इतना बोलकर मैं जैसे ही फोन काटने लगी उसने चीख कर कहा पापा मर गए हैं मम्मी। मेरा हरकत करता हाथ एक लम्हे में रुका और मैं जो अपने घर के बाहर पहुंच चुकी थी फुल स्पीड में गाड़ी को वली के घर की तरफ बढ़ाया। वहां पहुंची तो बाहर कुछ लोग जमा थे और घर का दरवाजा खुला था जिसमें से रोती हुई माहम साफ दिखाई दे रही थी। मैं गाड़ी अंदर ले गई। जब जाकर देखा तो एक चारपाई पर वली की मैयत पड़ी थी। माहम उसके पास बैठी धाड़े मार मार कर रो रही थी। मैंने हैरत से पूछा ये सब कैसे हुआ माहम। उसने कहा मैं पापा के कमरे में गई हूँ। गार्ड ने बताया था आज वो सुबह से बाहर नहीं निकले तो उन्हें उठाने गई मगर देखा तो वो आधे बिस्तर पर थे और आधे जमीन पर। वहीं लेटे लेटे उन्हें हार्ट अटैक आया था और वो गार्ड को इन्फॉर्म करने लगे तो तभी शायद उनकी जान निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। खैर कफन दफन और जनाजे के सारे इंतजामात वगैरह करवाए। मैंने कासिम को फोन करके कई मर्तबा इत्तला करने की कोशिश की मगर वो शहर से ना सिर्फ बाहर था बल्कि उसने अपना फोन भी बंद कर रखा था। वली को उसकी आखिरी मंजिल तक पहुंचाने के बाद मैं माहम के पास ही रुक गई। वो बच्ची तो एकदम निढाल हुई पड़ी थी क्योंकि हमेशा से वो अपने बाप के बहुत करीब रही थी। कोई दूसरा बच्चा भी नहीं था जिसे उसकी बटी हुई तवज्जो मिलती। मेरा और कासिम का सारा प्यार उसे अकेली को ही मिला था। मैं उसके पास रुकी। अगले रोज कासिम वहां आ गया और उसने खूब हंगामा किया कि कैसे उसे बताए बगैर मैं अपने साबका शोहर के घर रुक सकती हूँ। मैंने कासिम को समझाने की कोशिश की कि बच्ची परेशान है, उसके सामने ये ड्रामा मत करो, मगर वो किसी सूरत बाज नहीं आ रहा था। माँ मेरे करीब आई और बोली जाए मम्मी आपका भी घर है, मुझे वैसे भी अकेले रहने की आदत है, अमेरिका में भी तो अकेली ही रहती थी ना, यहाँ भी रह लूंगी, तो आप जाएं, मेरी वजह से अपना ताल्लुक खराब ना करें। मैंने जब्त के घूंट भर कर माहम को देखा और सोचा मेरी बच्ची वाकई में बड़ी हो गई है। मैं कासिम के साथ घर आ गई। अलबत्ता मुझे सिर्फ माहम की फिक्र थी। मेरा शोहर तो मुझे भूल गया था, उसे जैसे सिर्फ मेरी जायदाद चाहिए थी। कभी कभी मैं सोचती कि ये वली का ही ज़र्फ था जो उसने करोड़ों की जायदाद मेरे नाम कर दी थी। इस बात को हफ्ता गुजरा होगा जब एक रोज कासिम घर में नया नौकर लेकर आया। मुझे वो नौकर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मैंने उसे कहा कि इस नौकर को घर से निकाल दो, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तो कासिम ने कहा नहीं ये मेरा देखा भाला है,
मैं इसे अच्छे से जानता हूँ और तुम्हें जो कुछ भी लग रहा है वो सिवाय वहम के कुछ नहीं है। मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि मुझे बस हर वक्त माहम की ही परेशानी रहती थी। मैं जितना उसको दिमाग से निकालने की कोशिश करती, यही ख्याल आता कि वो बच्चे खुश नहीं हैं अकेले रहकर। एक रोज मैंने देखा कासिम मेरे पास आया और बातों बातों में उसने माहम का जिक्र एकदम से छेड़ दिया। मुझे अच्छा लगा कि शुक्र है वो भी उसके मुतालिक बात कर रहा है। मैंने भी कह दिया मुझे उसकी बहुत फिक्र रहती है, पता नहीं बेचारी अकेले सब कुछ कैसे देखती होगी। कासिम बड़ी नरमी से बोला, तो हम भला क्या कर सकते हैं। मैं चुप रही तो वो उकसाता हुआ बोला, बताओ जो तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं खुश हो गई और कहा कि मैं चाहती हूँ माहम इस घर में आ जाए, वो यहीं पर हमारे साथ रहने लगे। वो एक बड़ी सी मुस्कुराहट के बाद बोला, मैं जानता हूँ साइमा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की हैं। मुझे तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए था। आखिर कल को तुमने ये सब कुछ खुद ही मुझे दे देना था। अगर मैं ये हरकत ना करता तो आज यूं इस तरह तुम्हारी निगाहों में ना गिरता। वो मुझसे माफिया मांगने लगा और औरत तो हमेशा ही माफी के लफ्ज पर पिघल जाती है। मैंने भी उसे माफ कर दिया, जिस पर वो बोला, बस शाम को ही जाकर तुम माहम को इधर ले आओ। मैं अब मजीद तुम दोनों को दूर रखकर गुनहगार नहीं होना चाहता। मैं बहुत खुश हुई कि शुक्र है मेरा पुराने वाला कासिम मुझे वापस मिल गया है, जिससे मैंने मोहब्बत की थी। वरना शादी के बाद तो उसका बिल्कुल ही उलट रुख मुझे देखने को मिला था। मैं उसी वक्त गई और माहम को साथ चलने का कहा, मगर वो हमारा झगड़ा देख चुकी थी। उसने मना कर दिया, मगर मैंने उसे समझाया और अपने साथ घर ले आई। वो आना नहीं चाहती थी, मगर मैं ये भी जानती थी कि मेरे घर आकर वो बहुत खुश थी। बिल्कुल ऐसे ही भरी दुनिया में अकेले बच्चे जो अचानक से अपनी माँ को मिल जाएं और फिर उसका जो हाल हो, वही हाल माहम का था। हम दोनों बहुत खुश थीं। कासिम भी हमारे साथ बहुत अच्छा रह रहा था। अब मुझे लगता था मेरा फैसला बिल्कुल भी गलत नहीं था। अच्छा किया मैंने वली को छोड़ दिया, क्योंकि उससे मुझे मोहब्बत नहीं थी, मगर वली को मुझसे शदीद मोहब्बत थी। मैं एक बहुत ही मुतवस्सित घराने की लड़की थी। बहन भाई ज्यादा थे तो घर का गुजारा भी मुश्किल से होता था। अब्बा डाकिया थे तो जो आता उसमें रोटी कपड़ा ही बमुश्किल पूरा हो पाता था। जैसे तैसे करके हम बहन भाई बस थोड़ा बहुत ही पढ़े, मगर मैंने प्राइवेट पढ़ना जारी रखा और साथ ट्यूशन और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाकर किसी तरह घर की गाड़ी चलने लगी। एक रोज मुझे स्कूल से देर हो रही थी, जब अचानक से भागते हुए मैं एक बड़ी सी गाड़ी से टकरा गई। उस वक्त तो मुझे जल्दी थी और मैं उस आदमी की माफी सुनते ही स्कूल की तरफ भागी। चोट नहीं लगी थी, बस नीचे गिरी थी। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वली था। फिर पता नहीं कैसे वो मेरे स्कूल तक पहुंचा। वहां से मेरे घर का पता लिया और शाम को जब मैं स्कूल के बाद होम ट्यूशन पढ़ाकर घर वापस आई तो वो आगे बैठा अम्मा अब्बा से हंस हंस कर बातें कर रहा था। मैं उसे एक लम्हे में पहचान गई कि ये वली है। वो इतना खूबसूरत नहीं था, दरमियानी उम्र का मर्द था, मगर इतना बदसूरत भी नहीं था। अम्मा अब्बा से बातें करते हुए उसने दोबारा मुझसे माजरत की, तो मैंने कहा, जब एक मर्तबा आपने एक माजरत कर ली थी तो फिर घर क्यों आए। खैर उसने जाने किस तरह अम्मा अब्बा को अपने काबू में कर लिया और ठीक एक माह बाद मेरे घर मेरे लिए रिश्ता ले आया। सब लोग हैरान थे कि बिजनेसमैन मेरे लिए रिश्ता लाया है, क्योंकि मैं उसे एक ही नजर में भाग गई थी। वैसे भी वो किसी मिडिल क्लास लड़की से शादी करना चाहता था। अम्मा अब्बा ने मेरी राय पूछी तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि किसी सूरत में यहाँ शादी नहीं करूंगी। सबने वजह पूछी तो मैंने वो भी नहीं बताई, क्योंकि वजह तो थी मेरे पास। अगर मैं बता भी देती तो कोई मेरी एक ना सुनता। एक होम ट्यूशन में मुझे कासिम से मोहब्बत हो गई थी। वो उन लोगों के यहाँ बतौर हेल्पर काम करता था। मैं खुद लोअर मिडिल क्लास घराने से थी, तो उसका कम जात होना मेरे लिए मायने नहीं रखता था। अम्मा अब्बा ने जितना जोर लगा सकते थे लगाया कि तुम्हारा घर बन जाएगा, पैसे में खेलोगी, ये होगा वो होगा। इन सब बातों को सुन सुनकर मैंने भी वली के लिए हामी भर ली और कासिम को मुकम्मल तौर पर भूल गई। एक ही हफ्ते बाद मेरा सादगी से निकाह और बहुत बड़ा वलीमा हुआ, जिसमें पूरे शहर को दावत दी गई थी। मैं खुद को बहुत अमीर और किसी नई दुनिया से आया हुआ महसूस कर रही थी। जिंदगी गुजरने लगी, वली के साथ मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी। मगर फिर माहम गोद में आ गई और उसके बाद किसी वजह की बिना पर मैं मजीद बच्चे पैदा नहीं कर सकती थी, तो मेरे अंदर एक चिड़चिड़ापन आ गया। अब मैं वली से दूर दूर रहती, सिर्फ माहम की खातिर समझौते की जिंदगी गुजारने लगी थी। ना जाने क्यों, मगर अब मुझे कासिम बहुत याद आने लगा था।
फिर एक रोज बुरा हुआ। उस रोज के बाद मैंने वली को अपना शोर मानने से ही इनकार कर दिया। हम 8वीं क्लास में थी जब मैं उसे स्कूल से पिक करके घर वापस आ रही थी। अचानक एक आदमी मेरी गाड़ी के नीचे आते आते बचा। मैंने बड़ी मुश्किल से गाड़ी को संभाला और उस आदमी की जान बचा ली। जब उतर कर देखा तो देखती रह गई। वो कोई और नहीं, कासिम ही था। उसे देखकर जहां मेरी सोई हुई मोहब्बत ने अंगड़ाई ली थी, वहीं पर कासिम की आंखों में खून उतर आया। इससे पहले कि वो मेरा गला दबोचता, लोगों ने उसे रोक लिया, मगर मुझे मारते मारते वो ठोकर खाकर सड़क पर गिरा, जिससे उसका सर बुरी तरह से फट गया। मैंने उसे गाड़ी में लोगों की मदद से बिठाया और अस्पताल ले आई। उसके सारे बिल वगैरह अदा किए और डॉक्टर से दरखास्त की कि 2 दिन से पहले इसे छुट्टी न दीजिएगा। डॉक्टर को थोड़े और पैसे दिए, साथ ही काम बन गया। मैंने माहम को घर वापस छोड़ा और उसके पास अस्पताल आ गई, मगर वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने बताया कि जब मैंने वली से शादी की थी तो वो तकरीबन पागल हो गया था, घर से भाग गया, पता नहीं कहाँ दर दर की खाक छानता फिरा। बेशक वो मुझसे शदीद नफरत करने लगा था, मगर उसके दिल में मेरी मोहब्बत अभी तक जिंदा थी। तभी तो उसने शादी नहीं की थी। बस थोड़ी बहुत मजदूरी कर लेता और जो पैसा बनता उससे जितने दिन गुजारा हो सकता वो आराम से बैठकर करता और बाद में फिर मजदूरी करने लगता। मैं उसकी बात सुनकर रोने लगी, क्योंकि उसकी इतनी बुरी हालत की जिम्मेदार मैं थी, दूसरा कोई नहीं। मैंने उससे वादा किया कि अब उसका ख्याल मैं रखूंगी। उसे दर दर भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस वहां से हमारी मोहब्बत दोबारा से शुरू हो गई। वली मुझे पहले ही एक आंख नहीं भाता था और अब तो मैं सारा दिन ही घर से बाहर रहती थी। तकरीबन 4 साल तो मैंने कासिम के साथ खूब ऐश कमाया और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई, क्योंकि वली तो खुद मुल्क से अक्सर बाहर रहता था। फिर मां को भी पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया तो मुझे मजीद छूट मिल गई। 8 साल मैं और कासिम इश्क में गिरफ्तार रहे। फिर मैंने बिल आखिर वली से तलाक ले ली, क्योंकि अब मुझे उस पर शक होने लगा था। मैंने उसके शक को यकीन में बदल दिया और कहा, हाँ मैं कासिम से मोहब्बत करती हूँ, तुम मुझे तलाक दे दो तो मैं उससे शादी कर लूंगी। वली ने मेरे पैर तक पकड़े कि मुझे छोड़कर ना जाओ। शदीद मोहब्बत करता था वो मुझसे, मगर मैं उससे ठुकरा कर दूर चली गई थी। तो उसने अपनी मोहब्बत में बेटी से बदला लेना चाहा। शायद वो मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाया, तभी जान से चला गया। अब माँ मेरे साथ ही घर में रहने लगी थी। एक रोज वो घबराई घबराई मेरे कमरे में आई और बोली, मुझे डर लग रहा है। मैंने पूछा, क्यों डर लग रहा है? तो वो कहने लगी, मैं अपने कमरे में थी जब मुझे कोई खिड़की में खड़ा देख रहा था। कौन? मैंने हैरत से पूछा। तो वो कासिम की तरफ देखने लगी, जो अभी अभी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकला था। मैं उसका मतलब समझ नहीं पाई। फिर ये सिलसिला रुका नहीं। माँ बार बार मेरे पास आ जाती कि डर लग रहा है। जब मैं डर की वजह पूछती तो वो कहती कुछ नहीं थी, बस कासिम की तरफ देखने लगती। मैं अंदर ही अंदर अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गई थी। एक रोज मुझे माहम ने डरते डरते कहा कि उसे कासिम से डर लगता है। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों डर लगता है? उसने कोई बात की है क्या? माहम ने धीरे से बताया कि कासिम उसे अच्छी नजर से नहीं देखता। आधी आधी रात को वो मेरे कमरे में आता है और मैं उससे डर जाती हूँ। मैं तो ये सुनकर परेशान ही हो गई थी। मैंने कहा, माहम देखो, जो भी हो कासिम ऐसा नहीं है, मगर वो अपनी बात पर बाजिद थी। लेकिन अब तक मैंने तो कोई ऐसी बात महसूस नहीं की थी। खैर, जब माहम ने मुझे ज्यादा कहना शुरू किया तो मैंने इस मसले को सुलझाने का सोचा। अचानक ही एक रोज मैंने काम के लिए वहीद को आवाज दी। ये वही नौकर था जिसे कासिम लाया था। पता नहीं क्यों, मगर मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। अचानक से मेरे दिल में ये ख्वाहिश उजागर होने लगी कि उसकी और माहम की मुझे शादी कर देनी चाहिए। मैं हैरान इस बात पर थी कि पहले तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था, अब न जाने क्यों अच्छा लगने लगा है। उधर माहम की परेशानी भी बढ़ती जा रही थी। दिन ब दिन वो मुझे यही कह रही थी कि कासिम अच्छा नहीं है। मैं अपने और कासिम के रिश्ते को तो खत्म नहीं कर सकती थी। सोचा माहम को ही उसके घर का कर दूं, ताकि ना रहे बांस और ना ही बजे बांसुरी। माहम से शादी के मुतालिक पूछा तो उसने हामी भर ली कि बस जल्द से जल्द कर दे, वो इस अजाब में मजीद नहीं रह सकती। मैंने पूछा, माहम क्या तुम किसी को पसंद करती हो? अगर हाँ तो मुझे बता दो, मैं वहीं पर तुम्हारी शादी कर दूंगी। उसने कहा, पसंद तो कोई नहीं है, मगर ये वही जो यहाँ पर मुलाजिम की हैसियत से काम करता है, मुझे ये अच्छा लगता है। एक कशिश महसूस होती है, आप उससे पूछ कर देखें, अगर ये मान जाता है तो मुझे कोई इतराज नहीं। मैं बहुत खुश भी हुई और हैरान भी कि कैसे मेरी और माहम की राय मिल सकती है।
भला हमने तो कभी एक जैसे कपड़े जूतों पर भी इत्तेफाक नहीं किया था, कहाँ एक ही शख्स पर इत्तेफाक कर बैठे हैं। मैंने इस बात में सर हिलाकर कहा, हाँ वहीद से बात करूंगी, मुझे उम्मीद है वो मान जाएगा। कासिम किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। मैंने वहीद को बुलाया और पूछा, अभी तक शादी नहीं की तुमने? तो उसने कहा, जी अभी तक कोई मिली ही नहीं है। मैंने कहा कि तुम्हारे वालिदैन से मिलने चाहती हूँ, मगर उसने बताया कि वो यतीम है, उसके वालिदैन नहीं हैं। मैंने गहरी सांस ली और खुलकर बात की कि मैं माहम की शादी तुमसे करना चाहती हूँ। वो बहुत हैरान हुआ और खुश भी। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं वाकई में ये बात कर रही हूँ। उसने यकीन दहानी के लिए दोबारा पूछा, तो मैंने कहा, हाँ बिल्कुल बेशक, अभी मौलवी को ले आओ, मैं उसका निकाह तुमसे करवाना चाहती हूँ। वो हामी भरकर वहां से चला गया और बोला, जब आप कहेंगी मैं निकाह के लिए तैयार मिलूंगा। मैं बहुत खुश हुई कि चलो जो भी है, तमाम इंतजामात बड़े अच्छे से हो गए। अगली ही रात मैंने वहीद को बुलाया और उन दोनों का निकाह पढ़वा दिया। मौलवी और गवाह भी वो ले आया था। निकाह के बाद वहीद ने कहा, बीबी जी बाकी तो आपकी मर्जी, लेकिन मैं अपनी बीवी को अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, उधर मेरा घर है। मेरे जवाब देने से पहले ही माम ने कहा, ठीक है, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं बस इस शहर और इस जगह से दूर जाना चाहती हूँ। मैंने यहाँ पर रातें बहुत खौफ में गुजारी हैं, बस किसी तरह मुझे यहाँ से ले जाओ। मैंने माहम को देखा तो उसकी हालत पागलों से कम नहीं थी। मैं वहीद को मना करना चाहती थी, मगर माहम की बात सुनकर चुप कर गई, क्योंकि मैं जानती थी वो अब नहीं रुकने वाली। मैंने कुछ पैसे और जेवर देकर उन्हें भेज दिया। उनके जाते ही अगले रोज कासिम आ गया। उसने आते ही पूछा कि माहम कहाँ पर है। मैंने कहा, बस वो चली गई है जहाँ उसका दिल किया, मुझे भी नहीं बताया। कासिम ने मजीद कोई सवाल जवाब नहीं किए। मैं भी खुश हो गई कि शुक्र है बचत हो गई। वहीद का उसने पूछा तो मैंने बता दिया वो नौकरी छोड़ गया है। जवाबन कासिम ने कहा, अच्छा हुआ, हड हरामी करता था, काम तो उससे कोई होता नहीं था। मैं पुरसकून हो गई। रात को उठी तो देखा कासिम बिस्तर पर नहीं था। पूरा घर छान मारा, मगर वो नहीं था। मैं तो बहुत परेशान हुई, सारी रात जागती रही। देखा कि अगली सुबह वो आया है और वॉशरूम में घुस गया। जब बाहर निकला तो नहा धोकर निकला। मैंने हैरानी से पूछा, कहाँ थे? तो उसने बात टाल दी। अब यही होने लगा, मुझे पता नहीं चलता था कि वो कहाँ जाता है। एक शाम में चौकन्ना होकर बैठ गई कि ये जहाँ भी जाएगा मैं इसके पीछे जाऊंगी, मगर वो घर से बाहर जाने के बजाय छत पर गया। मैंने खिड़की से देखकर सारी रात छत को देखा, मगर वो सुबह के करीब ही छत से उतरा। मैं भागकर बिस्तर पर लेट गई। वो नहाने के लिए वॉशरूम में घुस गया। 2-3 रातें तो इस तरह मजीद बर्दाश्त किया। फिर मैंने सोचा कि एक मर्तबा देखूं तो सही कि वो छत पर करता क्या है। एक रोज जब वो छत पर गया तो मैं भी छुपती छुपाती बगैर शोर के उसके पीछे छत पर पहुंच गई। मगर जब आगे गई तो क्या देखती हूँ कि एक बड़ा सा गोल तारे की सूरत में दायरा बना हुआ है और उस दायरे के ऐन बीचों बीच माहम की तस्वीर पड़ी हुई है और एक कोने पर कासिम बैठा कुछ पढ़ रहा है, जबकि दूसरे कोने पर वहीद बैठा हुआ है। उन दोनों की आंखें बंद हैं। मैं धड़कते दिल के साथ वापस नीचे आ गई। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, मगर इतना जरूर जान गई थी कि वो दोनों काला जादू कर रहे हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, कम से कम ये दोनों सच तो बोल सकेंगे ना। ये सोचकर पुलिस को फोन कर दिया। जब पुलिस आई तभी दोनों उसी सूरत हाल में बैठे थे। पुलिस के अचानक छापे से घबराकर दोनों ने भागने की कोशिश की, मगर नाकाम रहे। पहले तो वो बता नहीं रहे थे, फिर पुलिस की थोड़ी सी मार के बाद ही कासिम ने बताया कि उसने मुझसे शादी करने के बाद सारी दौलत अपने नाम करवा ली थी, बल्कि मुझसे शादी उसने दौलत के लिए की थी। ये वहीद कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा ही है, और ये बात उसने सबसे छुपाई रखी। वो बहुत पहले से प्लानिंग कर रहे थे। पहले काले जादू से साइमा का दिल वली से बुरा किया, फिर तलाक दिलवाई, फिर वली और महम के दरमियान फूट डलवाई। वली मर गया तो महम को यहाँ ले आए, क्योंकि उनकी सारी जायदाद महम को मिल चुकी थी। फिर काले जादू से उसे डराते थे। कासिम की शक्ल में मुवक्किल उसके पास भेजते थे ताकि वो डर जाए और साइमा उसकी शादी करना चाहे। महम और साइमा के दिल में भी काले जादू के जरिए ही वली के लिए नरम किए गए थे। शादी तो हो गई, मगर महम वो जायदाद वली के नाम नहीं करना चाहती थी। तो इसी अमल पर काम कर रहे थे कि पुलिस ने छापा मार दिया।
पुलिस ने पूछ-गूछ की तो पता चला किसी तहखाने में उन्होंने माहम को बंद किया हुआ है। खैर काफी भाग-दौड़ के बाद माहम तो नहीं मिली, मगर उसकी लाश मिल गई थी। उन्होंने जाते-जाते अपने अमल से मोक्कल माहम पर छोड़ दिए थे। बाकी वो पैसे वाले थे और जेल से भी बच गए। मैं उनका घर छोड़कर एक दारुल अमान में छुपी हुई बैठी हूँ। बस यही दुआ करती हूँ, खुदा ऐसा अमल करने वालों को तबाह करे। मगर जितना कसूर इस अमल का है, उतना कसूर ही मेरे दिल का भी है, जिसके हाथों मजबूर होकर मैंने अपना कदर करने वाला शोहर और बेटी दोनों खो दी।